हेलो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ना, ये 10वीं की मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। ठीक है। और आज ये जो एक पूरे वीडियो में ना, ये इसका बेसिक क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना बच्चे, बिल्कुल मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप इसका आंसर दीजिए कि वैसी संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक से जाए, उसे हम कहेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, चलता जाएगा। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है बच्चे? 1 से शुरू होती है। चले, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम संख्या की। ठीक है, तो सम संख्या में 2 4 6 8 10 और ये अनंत तक ये भी जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, उसे हम कहेंगे सम संख्या है। ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब के सब 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो ये सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और रही बात विषम संख्या की, तो हम इसका जवाब देंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, और ये सारी की सारी संख्याएं जो होती है अनंत तक जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मजा आया होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और ये भी अनंत तक जाती है। सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, और विषम संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली संख्या है हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो होती है वो एक और स्वयं से विभाजित जो संख्याएं होती है, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर से बोलूं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 2। अब आप बताइए कि जो 2 है ना, वो एक और अपने आप से यानी कि स्वयं से विभाजित होती है। 3 की बात करें तो ये भी 8 से कटेगी और 3 से कटेगा। ठीक है, 5 की बात करें तो ये भी 1 से और 5 से, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चे, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। ठीक है, तो आप देखो ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बच्चे? 2 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा फिर से बोलो एक बार। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली है हमारी संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या से अगर विभाजित हो जाए ना, तो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, यानी 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगा और कोई अदर अंश से कटेगा, तो हम उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 9 10 12। ठीक है, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी और अन्य कोई संख्या से विभाजित होगी। जैसे आप 4 की बात करते हैं, तो 4 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा ये 2 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या से विभाजित हो, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो आपका जवाब होगा 4 है। ठीक है, भाज्य संख्या को बच्चे हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। तो पूछा जाए कि सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर देखो 0 लिखा हुआ है, और 0 से आगे बढ़ो बच्चे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा।
और 0 से पीछे आओ तो -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता जाएगा। ये सब के सब पूर्णांक संख्या है बच्चे, ठीक है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। एक बात यहां पर ध्यान देना कि जो आप 1, 2, 3 जो 1 से शुरू होती है उसे तो हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्राकृत संख्या है वो यहाँ पर 1, 2, 3 पॉजिटिव में है तो आप इसे बोल सकते हैं धनात्मक। क्या बोल सकते हैं? धनात्मक, ठीक है। और जब इधर आते हैं तो -1, 2, 3, 4 है तो आप इसे बोल सकते हैं ऋणात्मक। क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक, ठीक है। और बीच में क्या बचा है बच्चे? शून्य बचा है। क्या बचा है? शून्य। यानी कि हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या की परिभाषा बता सकते हैं कि धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 चलते जाइए, फिर 0 से पीछे भी आइए, -1, -2, -3, -4, -5, -4 सब के सब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या की, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। किस रूप में? p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये बात आप अगर जब भी कोई प्रश्न करे आपसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और आप बोलेंगे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है ना आपको पूरी तरह से परिभाषित करना है आपको। जैसे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि p और q जो है ना ये पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूर्णांक संख्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो p और q जो है p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको ये भी डिफाइन करना है कि p और q कैसी संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो बताना है कि p और q जो है ना वो पूर्णांक संख्या है, ठीक है बच्चे। और जो q है ना उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो 11/5 दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? q हो गया। तो p/q के रूप में लिखा है, परिमेय संख्या है। 11 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, ठीक है। -2 कितना लिखा हुआ है? 9 लिखा है, तो ये भी p/, में क्या है? q के रूप में लिखा गया है। और 0/1 है तो ये भी p/q के रूप में, ऊपर वाला p है नीचे वाला q है, ठीक है। तो p/q के रूप में लिखा जाए और p और q पूर्णांक हो तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम जो 0/1 लिख दे वो परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1/0 लिख दे ना उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपसे ये बोला गया है कि जो ऊपर वाला ये तो p हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? q हो गया। तो आपसे बोला गया कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपका q का मान तो 0 हो गया। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। ये अनडिफाइंड है, ये अपरिभाषित है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो होती है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखे उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और ये बातें भी बोलना है आपको कि p और q कैसी संख्याएं होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। पूरा विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। और एक और बात है, परिमेय संख्या की हम दूसरी भी परिभाषा आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान देना, परिमेय संख्या की एक और ऐसी भी परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो और या अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने ढंग से बोलना सीखे, जैसे भी बोलने का मन है, ठीक है। परिमेय संख्या की परिभाषा ये भी होती है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये शांत और अशांत आवर्ती का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप जिसे देखो यहाँ पर क्या लिखा बच्चे? 11/5 लिखा हुआ है। तो आप 11 में 5 से भागा दो, ठीक है। तो 5 दूना के 10, ठीक है। फिर 1 में से 0/1 और 1 कट गया, दशमलव देंगे तो आप 0 होगा यहाँ पर। फिर 5 दूना के 10, तो ये पूरी तरह से क्या हुआ? कट गया, ठीक है। पूरी तरह से क्या हो गया भैया? कट गया। तो ये तो शांत हो गया ना, यानी कि 11/5 को हम क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया शांत का क्या मतलब है? पूरी तरह से साफ सुथरा कट गया भैया, ये शांत हो गया। अब हम बात करेंगे अशांत आवर्ती की, ठीक है। तो 10 बटा क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो 10 में आप 3 से भाग दो, ठीक है। 10 में 3 से 3 3 9 हो जाएगा। 10 में से 9/1 दशमलव दे दो, फिर 0, फिर 3 बार में ले जाओगे तो फिर 9 आएगा। फिर दे 1, फिर 0, फिर 3 बार में ले जाओगे फिर 9 आएगा, यानी बार बार शेष 1 ही आएगा आपका और ये चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? अशांत आवर्ती। तो आई होप कि आपको शांत और अशांत आवर्ती का मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
तो परिमेय संख्या को परिभाषित ऐसे भी करेंगे आप, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आप, और यहाँ पर देखें एक और एग्जांपल से आप समझे। देखें शांत और अशांत आवर्ती का मतलब, ठीक है ना। जैसे देखें मैंने लिखा है 12/8 को क्या लिखे शांत, 10/3 को मैंने क्या लिखा है अशांत आवर्ती। मैंने क्यों लिखा है तो आप 12 में 8 से भाग दो, ठीक है, खुद समझ में आ गया। 8 एकम 8, 12 में से 8 घटा 4, दशमलव दे दो 0, और 8 5 40 हो गया। ठीक है, अब बताओ पूरी तरह से साफ सुथरा कट गया ना भैया, तो ये क्या बोलोगे आप, शांत बोलोगे। और फिर उसी तरह से 10 में 3 से भाग दे रहे होते तो फिर 3 बार में ले जा रहे थे तो 9, फिर 8 दशमलव दे 0, फिर 3 बार में 9, फिर 8 0, 3 बार में 9, यानी तुम चलते जाओगे, ये समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, और बार बार एक ही अंक दोहरा रहा है, इसलिए इसको आवर्ती बोला गया, अशांत आवर्ती। तो जब भी अगर शांत और अशांत आवर्ती की बात आएगी ना, तो वो शांत और अशांत आवर्ती किसका दशमलव प्रसार है, तो ये परिमेय संख्या का। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप में पाए जाते हैं, तो या तो वो शांत होते हैं या तो वो अशांत आवर्ती होते हैं। दिमाग में बैठाओ इसको, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि लिखा हुआ है कि अगर किसी परिमेय संख्या p/q में, ठीक है, p/q में, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में ही लिखते हैं, दिमाग में बैठाना आपने। p/q में अगर q जो है ना, q यानी कि नीचे वाला, यानी कि जब p/q की बात करते हैं तो q जो है हर है, और p क्या बोलेंगे अंश। ठीक है, तो ये q की बात हो रही है। अगर q जो है ना वो 2 और 5 के घात में हो, चाहे वो 2 के घात में ही क्यों ना रहे, चाहे वो 5 के घात में ही क्यों ना रहे, चाहे वो 2 और 5 दोनों के घात में रहे, तो आपको बोलना है कि शांत है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको जरूर अंत में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरी बात थोड़ी सी दिक्कत करेगी, लेकिन अंत में आपको समझ में आ जाएगा। अगर q जो है ना 2 और 5 के घात में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। अन्यथा मतलब कि अगर ऐसा ना हो तो आपको बोलना है अशांत आवर्ती, यानी बिना भाग दिए आपको चेक करना है कि वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि p और q जो है ना होना चाहिए वो सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है बच्चे 1 होता है। कितना होता है मासा, 1 होता है। ठीक है, अब जैसे आपको हम बता रहे हैं कि 2 के घात और 5 के घात का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखें कुछ एग्जाम्पल सबसे आपके सामने दिए हुए 11/20। ठीक है, और आपको पता लगाना है कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो p/q में q जो है वो इसका मान कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, तो आप 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। फिर 2 से ले जाएंगे तो 10 आएगा ना, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 5 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितने बच्चे, 2 है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे आप, सही है ना। और 5 कितने बच्चे, 1 है, तो 5 की घात 1। तो मैंने क्या बोला कि 2 के घात में रहे और 5 के घात में रहे। ठीक है, चाहे केवल 2 के ही घात में क्यों ना रहे, चाहे केवल 5 के ही घात में क्यों ना रहे, तो आपको बोलना है शांत है। ठीक है, बैठा दिमाग में, क्या बोलना है आपको, शांत है। ठीक है, तो ये 2 और 5 के घात में है, इसलिए आपको बोलना है शांत है। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जांपल देखिए, 13 कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो नीचे 30 है ना, 30 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से ले जाएंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 5 15 और 5 एकम 5 हो गया। तो 2 कितने बच्चे, 1 है, तो 2 के घात 1, आप पावर 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा। 3 के घात 1, 3 एक ही है, 5 भी एक ही है, तो 5 के घात 1। तो यहाँ पर देखोगे इसमें एंट्री डिस्ट्री हुई है, 3 की भी हुई है। ठीक है, अगर 2 और 5 के केवल रहता ना तो हम बोलते शांत, इसमें एंट्री डिस्ट्री हो गई है, 3 की हो गई है, इसलिए इसको बोला जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसमें 3 की भी एंट्री हो चुकी है, इसलिए इसे आप बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, अशांत आवर्ती। शांत का बोलना है सिर्फ 2 के घात में रहे, सिर्फ 5 के घात में रहे, या 2 और 5 दोनों के घात में रहे, तो वही आपको बोलना है शांत। बता दे रहा हूं मैं, अगर कोई दूसरा अंक आ जाए तो आपको बोलना है शांत आवर्ती। ठीक है, ये 19 कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, 19 में 5 से भाड़ा दे दो, है ना, 19 में 5 से क्या कर दो, भाड़ा देकर चेक करो। 19 में तुम 5 से भाड़ा देकर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि शांत है। मैं आपको आपके सामने बांट दे रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना, 19 में 5 से बांट दे रहा हूँ, 5 3 आई 15, 9 में से 5 हटा 4, ठीक है, दशमलव दे दो 0, और 5 8 40, कटा ना।
ये पूरी तरह से खत्म हो गया, तो ये शांत हो गया। तो आप इस तरह से भाग देकर भी चेक कर सकते हो, और नहीं तो ये जो फंडा है इसे भी अपना सकते हो। 2 टेढ़ हाथ में ही आ जाए, चाहे 5 टेढ़ हाथ में आ जाए, तो आपको बोलना है शांत है। और अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरी अंक की एंट्री हो जाती है तो आपको बोलना है शांत आवर्ती है। ठीक है, परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार 2 ही रूप में होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। ठीक है, किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या? तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अनावर्ती, देखो यहां पर भी एक शब्द है अशांत, जो कि पीछे हमने देखा, और यहां पर एक चीज लगा हुआ है अनावर्ती, हमने पीछे पढ़ा आवर्ती। ठीक है, तो आवर्ती और अनावर्ती का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। ठीक है, आवर्ती में क्या होता है? दोहराता है। ठीक है, अन क्या होता है? दोहराता है। लेकिन अनावर्ती में क्या होता है? कि दोहराता नहीं है, बस यही फर्क है, दोहराता नहीं है। ठीक है, तो ये आवर्ती जब हो जाएगा, जब दोहराने वाली बात हो जाएगी तो वो परिमेय में चला जाएगा। लेकिन जब अनावर्ती की बात आएगी, जब दोहराता नहीं होगा, तो वो अपरिमेय में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 0 1 है, फिर 0 0 1 आ गया, फिर यहाँ पर 3 0 तब 1 आया, यानी कि इसमें दोहराया नहीं है अंकों को। ठीक है ना, इसलिए हम इसे बोलेंगे अशांत अनावर्ती। और जब इस टाइप की संख्या हो तो हम इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती हो, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी देखें दशमलव के बाद 0 3 है, फिर 002 है, यहाँ पर कोई अंक दोहराया नहीं है। ठीक है ना, तो दोहराता तो हम बोलते हैं परिमेय, लेकिन जब ये नहीं दोहराया है तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रसार है, इस प्रसार को बोलेंगे अशांत अनावर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती किसका होता है बच्चे? अपरिमेय संख्या का होता है। ठीक है, एक बात और याद रखें, ठीक है, कि जैसे रूट में 2 लिखा हुआ है, तो रूट में 2 है, उस रूट से अगर बाहर नहीं जा रहा है तो वो भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये रूट में 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, ये सब के सब अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और अगर रूट में 4 हो जाए, ठीक है, तो ये तो रूट से बाहर जा सकता है ना, 2 गुणे 2, 4 के लिए तो 2 गुणे 2 कर सकते हो, तो जब जोड़ा लग जाएगा तो 2 तो बाहर चला जाएगा, जब रूट से बाहर निकल जाएगा तब आपको बोलना है परिमेय। क्या बोलना है बच्चे? परिमेय बोलना है। यानी रूट 4 पूछा जाए तो आपको बोलना है परिमेय है, लेकिन रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, ये सब के सब अपरिमेय है। ठीक है, अगर रूट में 9 पूछता हूं, रूट में 9 है, तो ये तो बाहर जा सकता है ना, 3 गुणे 3, ठीक है, यानी कि 1 3 हो जाएगा हमारा, यानी कि रूट 9, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो ये जब रूट से बाहर निकल जाएगा तो आपको बोलना है परिमेय। लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा तो आपको बोलना है अपरिमेय। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अगर रूट के अंदर ही रहेगा तो आपको बोलना है अपरिमेय, और रूट के बाहर चला गया तो आपको बोलना है परिमेय। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़े। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे कि जो पाई होती है, इसको हम पाई बोलते हैं बच्चे। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाई। तो पाई हर बार पूछे जाते हैं एग्जामों में कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, तो आपको बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। दिमाग में बैठाओ इसको, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब पाई का मान हम लोग लिखते हैं 22/7, क्या लिखते हैं? 22/7, तो पूछे कि पाई का मान जो 22/7 है ये कैसी संख्या है, तो आपको बोलना है कि ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, पाई एक अपरिमेय है, जबकि पाई का मान अगर 22/7 लेते हैं तो 22/7 को देखा जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। ठीक है, जैसे 22/5 ये तो परिमेय संख्या हुआ, रूट में 2 ये तो रूट से बाहर नहीं जा सकता तो अपरिमेय हुआ, -1/9 p/q के रूप में ये तो परिमेय हुआ, रूट 5 बाहर नहीं जा सकता ये अपरिमेय हुआ। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। ठीक है, अगर कोई कहे कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, तो बोलना है जी हाँ। क्या और ये प्रश्न किया जाए क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, तो भी बोलना है जी हाँ। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, चले आगे। यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे कि मैंने a में b से भाग दिया है और भागफल हमारा q प्राप्त हुआ और शेषफल हमारा r प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैंने b और a में अगर हम बात करें तो b जो है ना वो छोटा है और a जो है ना वो बड़ा है। ठीक है, अगर हमने क्या किया है कि a में b से भाग दिया है, ठीक है, a में किससे भाग दिया है? b से भाग दिया है, तो भागफल क्या प्राप्त हुआ है? q प्राप्त हुआ है, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ है? r प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान देना कि जो a होता है ना बच्चे, उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, और जो
बी है ना उसको हम बोलेंगे भाजक, जिससे भाग देते हैं, ठीक है। और जो भागफल हो तो उसको तो क्यू बोलेंगे, क्यू को भागफल बोलेंगे, और जो आर है उसको हम शेषफल बोलते हैं। ये सब चीजें ध्यान देनी है आपको, ठीक है। किसको भागफल बोलेंगे, किसको शेषफल बोलेंगे, किसको भाज्य बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर से एक बार देखें, ए को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, भाजक, और क्यू को क्या बोलेंगे, भागफल, और आर को क्या बोलेंगे, शेषफल, ठीक है। एक फार्मूला होता है, इसको भी जरा ध्यान देना। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इस फार्मूला को आपने बहुत पहले भी कभी पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने भाज्य की जगह पर क्या लिया है, ए, और भाजक की जगह पर क्या है, बी, तो बी हो गया, और भागफल क्या है, क्यू, तो बी गुणे क्यू यानी बी क्यू हो गया, और शेषफल क्या है, आर, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कहां से आया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समझ में आया आपको, ठीक है। ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल है, ठीक है। एक बात यहां पर और ध्यान देना है, जहां पर जो आर होता है ना, जो शेषफल की बात हम कर रहे हैं, जो आर होता है बच्चे, वो आर जो होता है वो जीरो से बड़ा भी होता है, जीरो के बराबर भी होता है। यानी जो शेषफल होता है वो जीरो भी आ सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो बी होता है यानी कि जो भाजक होता है ना, उससे छोटा होता है, ठीक है। इस बात को हमने यहाँ पर भी लिखा है कि इसका मतलब समझ में आ जाना है, इस अंडे का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। मैंने क्यों, इसका मतलब भी समझना बहुत जरूरी है कि आर जो है ना वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और बी से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है जो शेषफल आ रहा है वो शून्य के बराबर भी हो सकता है, शून्य से बड़ा भी हो सकता है, और हमेशा बी से क्या होता है, छोटा ही होता है, ठीक है। जिस अंश से भाग दोगे वो शेषफल से हमेशा मतलब कि बड़ा ही होगा, शेषफल हमेशा उससे छोटा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, और कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन शेषफल है। हमने भाज्य की जगह पर क्या दर्शाया है, ए दर्शाया है, ठीक है। भाजक की जगह पर बी है, भागफल की जगह पर क्यू है, शेषफल की जगह पर आर है। तो हमारा एक सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य की जगह पर ए लिख देंगे, भाजक गुणे भागफल की जगह पर बी गुणे क्यू लिख देंगे, शेषफल की जगह पर आर लिख देंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया हमारा, ठीक है। और जो आर होता है यानी शेषफल जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। पूरी विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा बच्चे, ठीक है। और ये सारा नोट्स तो आप लोग अपने कॉपी पर भी उतार लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही लगातार वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ठीक है, जिसमें ए क्या होता है, बड़ा होता है, बी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ए और बी दिए रहने पर ऐसी एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां आर क्या होता है बच्चे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आर जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, और बी से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। मैंने ये सूत्र के बारे में भी बताया आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग कर मात्रा निकाली जाती है, और मात्रा निकालने की जो टेक्निक होती है और जिस तरीके से निकाली जाती है उसे हम नाम देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या नाम देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न किया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से के प्रयोग से क्या ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, इससे क्या ज्ञात की जाती है। तो आपका आंसर होना चाहिए मसर, ठीक है। मसर को हम बोलते हैं HCF, जिसको फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। और ये लास्ट चीज है वीडियो में बच्चे, इसको जरूर याद रखिएगा, देखें ध्यान से कि लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसर गुणे मसर। बहुत इंपोर्टेंट सूत्र है ये। दो संख्याएं रहेंगी, उनका गुणनफल जो होता है, उनका जो लसा होगा और उनका जो मसा होगा, उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लसर गुणे मसर के बराबर होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसर गुणे मसर होता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या पहली संख्या क्या होगी, तो आपको जवाब देना कि लसर गुणे मसर, ठीक है। और ये जो दूसरी संख्या वो बटा में आ जाएगी, ठीक है, दूसरी संख्या। समझ में आ रहा है आपको, यानी पहली संख्या पूछे तो लसर गुणे मसर बटा में दूसरी संख्या। अगर ये पूछ दिया जाए कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप बताओ क्या बोलोगे। तो दूसरी संख्या पूछे तो आपको बताना कि लसर गुणे मसर, और बटा में आपको बोलना है पहली संख्या, ठीक है।
क्या बोलना है? पहली संख्या। ठीक है, उसी तरह से एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि लसा बराबर क्या होगा, ठीक है, तो आपको बोलना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर लसा नहीं डालना है तो बटा में आपको लिखना होगा मासा। ठीक, अगर आपसे पूछे मासा बराबर क्या होगा तो क्या बताओगे आप बताओगे पहली संख्या, ठीक है, और गुणे, बोलते रहो, दूसरी संख्या, और बटा में आप क्या दोगे? मासा पूछा है तो आप बटा में दोगे अब लसा। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।